Hello dear students, welcome once again, and today we will read chapter 10 in civics, and this is struggles for equality. In this book you all have read about people like Kanta, Ansari, Milani and Swapna. The thread that connect all of these lives is that they have been treated unequally. आपने इस बुक में बहुत सारे लोगों के बारे में, कांता, अंसारी, मिलानी और स्वप्ना, सब के बारे में पढ़ा। एक धागा जो इन सबको कनेक्ट करके रखता है वो है कि इन सब की जीवन में कैसे इन सबको अनइक्वली ट्रीट किया गया है। वॉट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज़? लोग क्या करते हैं जब वो इस तरह की इनइक्वालिटीज़, इस तरह की असमानता को फेस करते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है वो इस तरह के एग्जाम्पल से फुल है कि लोगों ने साथ मिलकर हमेशा इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपने न्याय के मुद्दों के लिए सब साथ मिलके खड़े हुए हैं। चैप्टर 1 में आपने रोज़ा पार्क की स्टोरी पढ़ी कि कैसे उसने एक मोमेंट चलाया था कि अमेरिका के अंदर ब्लैक पीपल को भी वही सेम इक्वल समझा जाना चाहिए जैसे कि जो वाइट पीपल है उनको समझा जाता है। उस चैप्टर 5 में जो वीमेंस मूवमेंट चैप्टर था उसमें हमने फ़ोटो ऐसे जो पढ़ा कि वीमेंस ने अपने राइट्स के लिए कैसे आवाज़ उठाई, मूवमेंट्स स्टार्ट किए। In this chapter we are going to learn about some of the ways in which people have struggled against equality. So इस चैप्टर में भी हम यही सब पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी इक्वालिटी के लिए कैसे उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं जब उनके साथ इनइक्वल बिहेव होता है। और इस चैप्टर के जो फ्रंट पेज है उस पर सारे चैप्टर्स का जो स्टार्टिंग पेज है या सारे चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर शो की गई है। चैप्टर 1 से रिलेटेड, 2nd, 3rd, 4th, 5th ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर्स इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे शो की गई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आप सब पहले भी रीड आउट कर चुके हैं इस बुक में कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन all Indians are equal before the law and state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste and whether they are rich or poor। हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हर भारतीय बराबर है, कानून के सामने हर भारतीय बराबर है। किसी को भी उसकी रिलीजन को लेके, उसके कास्ट को लेके, यहाँ तक कि वो रिच है या पुअर, इस चीज़ को लेके भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। ऑल सारे के सारे जो अडल्ट्स हैं भारत के अंदर सबको इक्वल राइट है वोट करने का। आफ्टर अबाउट द 18 ईयर्स एवरी इंडियन कैन वोट ड्यूरिंग टू इलेक्शन टाइम। और सबके पास पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, ये है कि बैलेट बॉक्स में अपनी वोट देने का अधिकार सबको है। हर इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी राइट मिला हुआ है। बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स, क्या ये इक्वालिटी की फीलिंग वो बैलेट बॉक्स हमें प्रोवाइड कराता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हर इंसान को वोट डालने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है? क्या लोग जी रहे हैं इक्वालिटी के साथ? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इंक्रीजिंग प्रिविलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द निग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट hospitals have made it difficult for most of the poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good quality health care, and these people do not have the resources to afford expensive private health services। हमने पढ़ा इस बुक में कि कैसे प्राइवेट हेल्थ बहुत महंगी सर्विसेज देते हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो निगलेक्ट करते हैं गरीब लोगों का इलाज करना, जैसे कि कांता, हाकिम शेख और अमन जो अच्छी हेल्थ केयर के लिए इन हॉस्पिटल्स में गए, उन्हें निगलेक्ट किया गया। इस तरह से जो लोग हैं उन्हें अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के एक्सपेंसेस को वो अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते। इसी तरह से द मैन हु सेल जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कम्पीट विद ऑल ऑफ द मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड ड्रिंक थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह से जो जूस बेचने वाले सेलर्स होते हैं वो भी नहीं कर पाते कम्पीट उन बड़ी बड़ी कंपनी को जिनके ब्रांडेड ड्रिंक्स आते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन एक्सपेंसिव ड्रिंक्स को सेल करते हैं।
स्वप्ना के पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसी वजह से वो ट्रेडर से काफ़ी हाई रेट पे लोन लेती है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और बाद में अपनी कॉटन को वो बहुत लोअर प्राइस पे सेल करने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। मेलानी की तरह मिलियंस डोमेस्टिक वर्कर ऐसे हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जिनकी इंसल्ट की जाती है, जो हार्ड वर्क करते हैं, डोमेस्टिक कामों में भी हेल्प करते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई रिसोर्स नहीं है। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न वाई सो मैनी पीपल्स लाइव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। पॉवर्टी और दूसरा रिसोर्सेज की कमी, ये ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से भारत में आज भी अनइक्वालिटी फैली हुई है, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है। दूसरी तरफ अंसारी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते। इनफैक्ट डेस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, जैसा कि वो अपने जैसा कि अंसारी के पास पैसे होते हैं रेंट पे करने के लिए, लेकिन वो अपने लिए महीनों तक एक अपार्टमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होता। पीपल वर रेल्यूकेंट टू लीज दैम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, लोग उनको अपना अपार्टमेंट देने के लिए लीज पर नहीं रेडी होते बिकॉज उनके रिलीजन की वजह से। इसी तरह से मेन रीज़न क्या था ओम प्रकाश को, क्योंकि उसके टीचर उसको फोर्स कर रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि वो स्कूल के यार्ड में स्वीप करे, झाड़ू लगाए, क्योंकि वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि जो वर्क वीमेन डू इज़ ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू दैन दैट डन बाय द मैन, की जो वीमेंस काम करती है मैंस के वर्क के कंपैरिजन में उसकी कम वैल्यू होती है। तो ये और सारे लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं प्राइमरली देयर सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, और वीमेंस को भी डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है क्योंकि वो वीमेंस हैं। डिस्क्रिमिनेशन on the basis of persons religion caste and sex is another significant factor for why people are treated equally in India। डिस्क्रिमिनेशन जो बेस हैं डिस्क्रिमिनेशन के रिलीजन कास्ट और सेक्स, इनके आधार पर लोगों को भारत में आज भी अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begin। क्योंकि भारत में गरीबी है, डिग्निटी और रेस्पेक्ट की कमी की वजह से बहुत सारे कम्युनिटी और ग्रुप्स ऐसे हैं जो ताकतवर लोगों के सामने आज भी झुक जाते हैं और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उन्हें इनइक्वालिटी पता नहीं चलता कि कहाँ उनकी इनइक्वालिटी ये शुरू हो जाती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल नहीं जाती, बड़ी संख्या में ये इनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। दिस इज़ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, इसकी एक सबसे मुख्य वजह है गरीबी, और इस गरीबी पर आउटकम पाना, इस गरीबी पर जीत पाना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर दिस, और इन कम्युनिटीज़ के लिए अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, गरीबी होती है, इसीलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लोग रेस्पेक्ट के साथ जानते होंगे, क्योंकि वो अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने अधिकारों के लिए कभी ना कभी उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, वो लड़े होंगे। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed। इन लोगों ने कोई कदम उठाया होगा अपने साथ होने वाले किसी गलत व्यवहार के खिलाफ, या इन्होंने उस गलत व्यवहार के ये गवाह होंगे। और दे मे बी वेल रेस्पेक्टेड, और उनका सम्मान करते होंगे लोग, उन्हें सभी लोगों के इक्वल डिग्निटी दी जाती होगी, सम्मान दिया जाता होगा। देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने समुदाय के और समाज के कुछ मुद्दों को रिजॉल्व किया, सुधारा, उनके ऊपर काम किया। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality।
अधिकतर क्या होता है कि कुछ लोग जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पहचाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया होता है या बड़ी संख्या में लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, साथ लेके आते हैं इक्वालिटी के मुद्दों पर। इन इंडिया देयर बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल होंगे लोगों के जिनमें लोगों ने साथ मिलकर इन इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई होगी और उनको विश्वास होगा कि दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट, और उनका ये विश्वास होगा कि वो इन सब चीज़ों से आगे निकल जाएंगे। इन द चैप्टर 5 वी हैव रीड द मेथड यूज्ड बाय द वीमेंस मूवमेंट टू रेज इशू ऑफ इक्वालिटी। चैप्टर 5 जो वीमेंस मूवमेंट चैप्टर था उसमें भी हमने उन इशूज़ के बारे में पढ़ा जो इक्वालिटी को लेकर उठाए गए थे। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश का दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें लोग मिलकर साथ फाइट की, लोगों ने अपने इश्यूज़ के ऊपर अपने मुद्दों को साथ मिलके उठाया। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिशर folk, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्लम dwellers and each group is struggling for justice in its own way। इसके अलावा और भी लोगों ने संघर्ष किया जिनमें से कुछ हैं बीडी वर्कर, फिशर folk, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्लम dwellers। इन ग्रुप्स ने भी जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई अपने अपने तरीके से। There are also many attempts to form cooperative or other collective ways by which people can have more control over resources। और भी ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी कोऑपरेटिव फॉर्म की गई जिसमें लोगों ने मिलकर कदम उठाया और इन रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ के आए। और नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people were displaced। जब डैम्स बनाए जाने लगे रिवर्स के ऊपर या फिर जंगलों को एनिमल सेंचुरीज का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, तब हजारों लोगों को इन फॉरेस्ट से बाहर निकाला गया, इनको डिप्लेस किया गया। होल विलेजेस आर अपरूटेड, पूरे के पूरे गांव को एक जगह से हटाकर लोगों को फोर्सफुली नए घरों में भेज दिया गया, उनकी नई लाइफ शुरू हुई। उनमें से जो ज़्यादातर लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर थे। इन अर्बन एरियाज टू बस्ती इन विच पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। शहरी इलाकों में भी जो बस्ती वगैरह होती है जिसमें गरीब लोग रहते हैं उनको भी ज़्यादातर अपरूट कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटीज़। कुछ इनमें से लोग जाकर शहर के बाहर के इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्प्टेड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशंस। इनमें से इनका काम होता है कि ये अपने क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि ये बाहर सिटी से बाहर इन्हें निकाल दिया जाता है और वहाँ से जहाँ इनके स्कूल लोकेटेड होते हैं इनके बच्चों के वहाँ तक पहुँचने की इनके लिए काफ़ी दूर हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है उस लोकेशन से, इसलिए ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। ये जो डिप्लेसमेंट है लोगों का या फिर कम्युनिटीज़ का, ये एक प्रॉब्लम है दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में काफ़ी फैला हुआ है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और लोग ज़्यादातर मिलकर इस तरह के मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी कंट्री के अंदर जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, जो डिप्लेस्ड किया जाता है लोगों को इन अधिकारों के लिए फाइट करती है। इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे कि तवा मत्स्य संघ एक फेडरेशन है जो फिशर वर्कर की एक कोऑपरेटिव या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करती है और उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जिन्हें सतपुरा के फॉरेस्ट से मध्य प्रदेश से डिस्प्लेस कर दिया गया था उनके फेवर में ये फाइट करती है। ऑर्गेनाइजेशन इन द मोहाडियो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बेतल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। ये जो महादेलो हिल्स है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तवा नाम की रिवर फ्लो करती है बेतल से होके और बाद में ये होशंगाबाद में नर्मदा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। जो तवा रिवर के ऊपर जो तवा डैम बनना शुरू हुआ था वो 1958 में बनना स्टार्ट हुआ और ये 1978 में कंप्लीट हुआ। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया। इट सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इसमें जंगल का बहुत बड़ा एरिया, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर लैंड भी इस डैम के बिल्ड करने में उसके अंडर में आ गई। जो यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, कुछ को रिजर्वर के पास भी सेटल कर दिया गया और वहाँ पर इन्होंने अपने लिवलाइहुड को कमाने के लिए फार्म बनाए और वहाँ पर फिश करना स्टार्ट कर दिया, बट वे इससे बहुत कम ही कमा पाते थे। डैम इसके अलावा
एक डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। डैम वो साइट होती है रिवर की जहाँ पर बहुत सारा पानी एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। इससे एक रिजर्वर बन जाता है और जहाँ वाटर कलेक्ट हो जाता है और बाद में वो वाटर बड़ा एरिया लैंड का वहाँ सबमर्ज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डैम की वॉल होती है रिवर के ऊपर वो काफ़ी ऊंची होती है और लार्ज एरिया तक फैली होती है। दिस इज़ अ फोटो ऑफ सबमर्जेंस कोस्ड बाय द टिहरी डैम इन उत्तराखंड। ये जो फोटो है ये हमें दिखाती है जो उत्तराखंड में टिहरी डैम है उसकी वजह से जो सबमर्ज हुआ था। पुराना जो टिहरी टाउन था उसके लगभग 100 गांव पूरी तरह से या पार्शियली इस डैम के बनने से सबमर्ज हो गए थे। लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ से हटाया गया था, डिस्प्लेस किया गया था। 1994 में जो गवर्नमेंट है उसने ये राइट दिया तवा रिजर्वर के पास प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग करने का राइट दे दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये लोकल लोगों को यहाँ पे लेके जाते थे और उनसे चीप उनके वेजेस पर उनसे काम कराते थे। इसके अलावा द कॉन्ट्रैक्ट बिगेन टू थ्रेटन द विलेजेस। गांव के लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स ने डराना शुरू किया। हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up organization and do something to protect their right. कॉन्ट्रैक्टर ने गांव के लोगों को भी डराना शुरू किया कि उन लोगों को या तो काम करें या गांव छोड़ के चले जाएं, लेकिन जो विलेजर्स थे उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि वो भी उन्हें स्टूड करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, मिल के खड़े होना पड़ेगा और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे कि वो इन सब चीज़ों को ना बेयर करे आगे। The newly formed Tawa Matsya Sangh TMS organized rallies and Chakka Jam road blockade demanding their right to continue fishing for their livelihood. जो नया तवा मत्स्य संघ बना उसने रैलीज निकाली, चक्का जाम किया यानी कि रोड ब्लॉकेड किया और अपने अधिकारों की हमें अपनी लिवलाइहुड के लिए फिशिंग को कंटिन्यू रखना है ये डिमांड रखी। इन रिस्पॉन्स to their protest, the government created a committee to assess the issue. उनके रिस्पॉन्स के बदले में जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई अपने अधिकार के लिए, गवर्नमेंट ने एक कमेटी उनके मुद्दे पे बात करने के लिए क्रिएट की। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग रेट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलाइहुड। जो कमेटी थी उसने बोला कि फिशिंग राइट की ग्रांट कर देने चाहिए गांव के लोगों को ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पीपल जो हैं यहाँ के तवा मत्स्य डैम के पास के उन्हें यहाँ के रिजर्वर में फिशिंग करने का राइट दे देंगे। एंड 5 ईयर के लीज के एग्रीमेंट के बाद साइन किया गया उसके 2 महीने बाद और जनवरी 2 1997 से 33 विलेजेस के लोगों को तवा डैम के ऊपर जो रिजर्वर था वहाँ पे फिशिंग करने का इन्होंने फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। विद द TMC यानी कि तवा मत्स्य संघ को टेकिंग ओवर करने के बाद जो फिश वर्कर थे उनकी अर्निंग में इंक्रीज होने लगा। This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई थी जो फिक्स प्राइस पर अच्छी कीमत पर उनसे उनकी पकड़ी हुई जो फिशेस थी उनको खरीदती थी। The cooperative would then arrange to transport and sell this is market वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस। इसके अलावा कोऑपरेटिव ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट किया था ताकि ये मार्केट में जाकर अच्छी कीमत पर अपनी मछलियों को बेच सके। दे हैव नो बिगिन टू अर्न 3 times more than they earned earlier. उन्होंने 3 गुना ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया जितना कि वो पहले कमाते थे उसके कंपैरिजन में। ये जो तवा मत्स्य संघ था इसने जो फिश वर्कर थे उन्हें लोन भी देना शुरू कर दिया ताकि वो नए नेट खरीद सके और अपने पुराने नेट्स को रिपेयर करा सके। इस तरह से अपने अर्न को मैनेज करते हुए काफ़ी अच्छी इन्हें मजदूरी मिलने लगी और इन्होंने उस रिजर्व को प्रिजर्व किया और तवा मत्स्य संघ ने लोगों को दिखाया कि लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन जब मिल के चलती है, लोग जब अपने अधिकारों के लिए ग्रुप्स में आवाज़ उठाते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो भारत का संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन for all the poetry and songs on equal is the recognition that all people are equal। हमारे जो मोमेंट्स हुए न्याय के लिए, लोगों में जो आवाज़ उठाई लोगों ने कविताओं के थ्रू, गीतों के थ्रू इक्वालिटी की, कि ये पहचान दिलाने के लिए कि सभी लोग बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर इंसान इक्वल रखा गया, हर इंसान को इक्वालिटी से पहचान मिली है। जो भी मूवमेंट्स या स्ट्रगल्स होती है इक्वालिटी के लिए भारत के अंदर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पॉइंट करता है और इक्वालिटी और जस्टिस सभी के लिए बराबर है। जो फिश वर्कर थे तवा मत्स्य संघ के, उन्हें उम्मीद थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा प्रोविज़न होगा जो रियलिटी होगा और उन्हें जो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है मूवमेंट में, उनके इस मूवमेंट को सुना जाएगा, उनकी इस आवाज़ को सुना जाएगा। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया, समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी लाइफ में कुछ महत्व रखता है, रियल है वो। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर और हमेशा जो कम्युनिटीज़ होती है या एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसको डेमोक्रेसी में अपने आइडिया को एक्सपेंड करने का, ट्राई टू एक्सपेंड का अधिकार है। उसे अपनी इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाने का, उसकी अपनी खुद की पहचान बनाने का अधिकार है और नए मुद्दों को भी वो सामने लेके आ सकता है। ये जो इक्वालिटी का इशू है डेमोक्रेसी के अंदर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इस बुक में हमने ये समझने की कोशिश की, उन इशूज़ को हाईलाइट किया जिनको जैसे कि इक्वालिटी का आइडिया डेमोक्रेसी के अंदर कि इसमें बदलाव आने चाहिए। दीज एज यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस इन द कंट्री। हमने ये भी पढ़ा कि शहर में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कंट्रोल इंक्रीज़ करना बिजनेस के ऊपर, मीडिया कैसे कंट्रोल करती है बिजनेस के ऊपर। एंड इसके अलावा द लो वैल्यू गिवन टू वीमेंस को उनके काम के हिसाब से उनकी वैल्यू को कम समझे जाना, लो अर्निंग्स होना, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी कॉटन जो ग्रो करते हैं उनकी लो अर्निंग्स होती है। और भी बहुत सारे इशू हैं जो पुअर फैमिलीज़ को या फिर मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उन सबको अफेक्ट करते हैं और इकोनॉमिकली और सोशली वो हमारी कंट्री के अंदर इक्वल नहीं है। दिस इज़ द कोर ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। यही एक कोर है स्ट्रगल की इक्वालिटी के लिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। द डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। एक कम्युनिटी में जो रहता है उसे हमेशा महसूस करना चाहिए, उसे मानना चाहिए कि वो सबके इक्वल है। उसे सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से अपनी फैमिली को भी और सोसाइटी को भी, कि सोसाइटी के अंदर किसी को भी किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ अ पोयम द राइट टू नो, कि हमें अपने अधिकारों को कैसे जानना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए। ये विनय महाजन की एक पोयम है जो हमें बताती है कि हमारे अधिकार क्या है। माई ड्रीम हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज बाय हैव बीन ब्रेकिंग, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू। मेरा सपना, मेरा अधिकार है। माई ड्रीम हैव टू राइट टू नो, मेरे सपने में मुझे यह जानने का अधिकार है कि सदियों से क्यों मेरे सपने को तोड़ा जा रहा है, क्यों उसको सच नहीं होने दिया जा रहा। माई हैंड्स हैव द, मेरे हाथ को अधिकार है कि मैं काम करूं, क्यों मेरे इस अधिकार से मुझे वंचित रखा जा रहा है, मुझे काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। मेरे पैरों को अधिकार है ये जानने का, एक गांव से दूसरे गांव जाने का, क्यों उनको रोक दिया जाता है, क्यों कहीं भी मेरे पैरों के निशान नहीं हैं। माई हंगर, मेरी भूख को ये अधिकार है ये जानने का कि क्यों अनाज गोडाउन्स के अंदर है, क्यों मुझे एक मुट्ठी भर चावल नहीं मिलते मेरी भूख को मिटाने के लिए। मेरी बूढ़ी माँ को ये अधिकार है जानने का क्यों उसे मेडिसिन्स नहीं मिलती डिस्पेंसरीज़ के अंदर, क्यों उसे बैंडेजेस नहीं मिलती, क्यों उसे दवाइयाँ नहीं मिलती। मेरे बच्चों को अधिकार है ये जानने का कि क्यों वो दिन रात मजदूरी करते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो ये पोयम है जिसमें हम अपने राइट्स को जानने का अधिकार रखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए हम इक्वल हैं हमारी इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो योर चैप्टर 10 इज़ कंप्लीट हियर। होप यू ऑल हैव लिसन मी केयरफुली। थैंक यू।